वेलकम टू द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो हमारी पहली न्यूज़, पीएम अनाउंस 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कि 10% ऑफ जीडीपी है 20 लाख करोड़, वो पैकेज को अनाउंस किया है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। और प्राइम मिनिस्टर ने जो बातें बोली थी उसने सबसे पहले बताया है कि सबसे पहले सेल्फ रिलायंट बनने की बात की है। और ये बताया है कि ये पेंडेमिक एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आया है, जैसे कि पहले पीपी जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इंडिया में नहीं बनते थे, अब बनने शुरू हो गए हैं। N95 मास्क नाम मात्र के ही बनते थे, जो कि अभी रैंप अप उनकी मैन्युफैक्चरिंग में रैंप अप देखने को मिला है। और प्रधानमंत्री ने ये भी बोला है कि जितने भी स्टेट है उनको अपने इकोनॉमी का रोल डाउन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, तो इसमें एक एडिटोरियल जो कि परलियस स्टेट बताया गया है, उसमें अभी यहीं डिस्कस कर लेते हैं उस एडिटोरियल को। तो उसमें ये बताया गया है कि जितने भी स्टेट थे उनका जो रेवेन्यू होता था वो टोबैको और ट्रांसपोर्टेशन और बात करें तो लिकर से होता था। जब जो ये स्टार्ट कर देना चाहिए दोबारा से, तो इसके फेवर में ही कुछ स्टेटों ने जो अभी प्राइस कम हुए थे ऑयल्स के तो बढ़ा दिए थे, जो कि 13 से 16 रुपये कम हुए थे, लेकिन एज इट इज़ ही प्राइस रखे थे जो भी पेट्रोल और डीजल के प्राइस है, ताकि रिवेन्यू जनरेट हो सके। तो मेन बात इसमें ये भी बोला है कि स्वदेशी सामान यूज करना है ताकि इकोनॉमिक रोल डाउन हो सके। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में इतना ही था। तो इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको हम GS2 में यूज कर सकते हैं कि कैसे हम अपनी किसी भी पेंडेमिक या ऐसे भी एपिडेमिक जो बीमारी या कुछ भी ऐसा होता है तो कैसे अपनी इकोनॉमी को बनाए रखना है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, जैसे कि स्टेट को अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंपनियों को स्टार्ट कर देना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, अपना ही प्रोडक्शन करना है। बट ये सब एक सेफ्टी गियर्स और सेफ्टी मेजर यूज करके ही होना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज, इंडस्ट्रियल आउटपुट रैंक 16.7% इन मार्च। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सब कुछ श्रैंक हो चुका है, इकोनॉमी बिल्कुल ही डाउन जा चुकी है। तो इसमें ये बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि 20% और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 7% डाउन हुई है, ये फैक्ट याद रखने वाला बात है। और नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की बात करें तो देखते हैं क्या नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ पे इंडिया कोर्ट इन US चाइना स्पॉट और ताइवान स्टेटस एट WHO। अब यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जो कि इस मीटिंग में ये बताया गया था कि कौन इसका नेक्स्ट WHO का चेयरपर्सन कौन होगा, जबकि ताइवान को तो एज ए ऑब्जर्वर स्टेट ही रखा गया है। तो ये एक मीटिंग जो हुई थी ये एक वर्चुअल मीटिंग ही हुई थी, बस यही याद रखने वाली बात है। सब कुछ तो अभी वर्चुअली चल रहा है। अभी यहाँ एक याद रखने वाली बात और है कि ये बहुत बार आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं, जैसे कि सेक्शन 124A किसके बारे में है, ये सेडिशन है। और 153 है प्रोमोटिंग इनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप बाय कास्ट, क्रीड, सेक्स और कलर्स के आधार पे जो एनिमिटी को बढ़ाते हैं, तो ये इसके अंडर में उनको पेनलाइज किया जा सकता है। तो हमें याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है 124A एंड 153A। तो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आई थिंक नेक्स्ट एडिटोरियल सेक्शन ही है, नो एक उससे पहले एक और है। तो यहाँ पे INS मगर अराइव फ्रॉम माले विद 2 नोट टू इवैक्यूज। अब INS मगर और INS जलस्वा दो जो इंडियन नेवी के शिप यूज किए गए थे, तो वो किस मिशन के अंडर यूज किए गए थे, मिशन समुद्र सेतु जो कि एक मिशन वंदे भारत का ही एक पार्ट है। जो वंदे भारत मिशन ये है कि जो कोविड-19 के चलते जितने भी इंडियन
ऑल ओवर वर्ल्ड फंसे हुए हैं उनको रिपैट्रिएट कराना इसका काम है। तो NIT के डेवलप्स लो कॉस्ट रीयूजेबल फेस शील्ड। अब इसमें इंडिजनाइजेशन की बात करें तो ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका ने एक शील्ड डेवलप किया है जिसको मास्क की तरह यूज किया जा सकता है। तो ये याद रखने वाली बात है, और जो कि बहुत चीप है और इसका रेट लगभग 12 रुपये है। ये फर्स्ट एडिटोरियल की बात करें, गेटिंग कैश ट्रांसफ़र आउट ऑफ ए जैम। इसमें जैम के जो खामियां बताई गई हैं। अब जैम क्या है, जिसको जन धन आधार मोबाइल बोला जाता है, जो कि 2000 का इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, उसके चैप्टर 3 में इसकी कमियों के बारे में बताया गया था। तो नीति आयोग के जो CEO अमिताभ कांत है, उन्होंने 2017 में बोला था कि जन धन मतलब जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 साल में लोग अपना अंगूठा लगाएंगे और उसी से ही ट्रांजैक्शन करेंगे। तो हालांकि अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, बट जन धन के जो अभी एरर गैलोर में बात करें तो क्या क्या खामियां रही हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है कि JDY accounts are a mighty mess. The नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट इज़ फार मोर ट्रांसपेरेंट। अब जो मनरेगा के जॉब कार्ड बनते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जितने भी इसकी ऑडिटिंग हुई है और जितने भी अकाउंट खुले हैं वो मतलब उनमें एम्बिग्यूटी पाई गई है। मतलब सबसे पहले तो ये अवेयर नहीं करवाया गया था लोगों को कि जनधन अकाउंट खुलने वाला है। जो भी अवेयर थे तो किसी ने डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवा के उनके अकाउंट खुलवा लिए हैं, और मतलब ऐसे ही बताया गया है कि किसी का जो KYC ही अपडेट करवा के ही उसका आधार कार्ड खुलवा लिया गया है। मतलब इट इज़ नॉट क्लियर व्हाट पोर्शन ऑफ JDY अकाउंट आर ऑपरेशनल टुडे। तो आज तक ये भी नहीं पता है कि जन धन योजना के तहत जितने अकाउंट खुले थे वो कितने ऑपरेशनल हैं। तो सबसे पहली कमी यही बताई गई है। दूसरा ये बताया गया है कि जो कैश ट्रांसफ़र हुआ है वो वुमेंस के अकाउंट में ना होके मतलब वुमेंस के साथ यहाँ पे पार्टीशन किया गया है। और थर्ड, जो कि इंक्लूजन एरर आर आल्सो लाइकली टू लार्ज इन द JDY अप्रोच। जो जॉब कार्ड बनाए जा रहे हैं जनधन योजना में के तहत मनरेगा में, उनमें भी एम्बिग्यूटी और नेपोटिज्म की भावना ही दिखाई दे रही है। और सम ऑफ आवर मिडिल क्लास फीमेल फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी रिसीव्ड SMS अलर्ट इन्फॉर्मिंग देम दैट देयर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। लेकिन ऐसा नहीं है जिसमें कि ये पूरा तरह ही फेलियर ही रहा है, बट कुछ के अकाउंट में तो आया भी है। तो अगर हमें जैम के बारे में लिखने को आता है तो हमें पूरा इसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, बट हमें ये ज़रूर लिखना है कि ये उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना हो सकता था। अब इटली इंडिया एंड ए कॉमन थ्रेड इन ए पार्टनरशिप। इसमें इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें इटली और इंडिया की, तो ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक ये एक जैसा ही बताया है कि उन्होंने जैसे लॉकडाउन 3.0 या तीसरे लॉकडाउन के फेज में इटली भी चल रहा है और हम भी चल रहे हैं, जबकि इटली ने रोल डाउन कर दिया है और खोल दिया है। शायद हमारे लॉकडाउन 4 में भी ऐसा ही देखने को मिले। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस में ये बोलता है कि जो 2021 में अगर प्रेसिडेंसी इसकी आने वाली है G20 में। G20 क्या है? G20 जो कि एक इनफॉर्मल ग्रुप है, याद रखना ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 तो कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो ये याद रखना है कि इसमें ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। अब इसमें G20 के बारे में बताया गया है कि अगर उसकी प्रेसिडेंसी इटली की बारी है 2021 में और 2022 में इंडिया की बारी है, तो इटली के साथ हमें इकोनॉमिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा भी है साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी पावर्स को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि इसका फ़ायदा उठा के हम भी
बायलैटरल टाई के तहत हम भी इसको सस्टेन कर पाए अपने डेवलपमेंट गोल को। इनडेलिकेट इम्बैलेंस, इसमें जो कश्मीर का जो कल भी एक इशू आया था कि फ्रंट पेज पे ही न्यूज़ थी, इसमें बताया गया था कि वहाँ की सरकार, या अभी तो जैसे एलजी के अंडर का ही और सेंटर के अंडर में ही चल रहा है, तो वो तो वहाँ पे फर्म है कि प्राइम फेशिया जो बोल रही है कि इसको लॉकडाउन को कंटिन्यू ही रखने चाहिए, बट मिनिस्ट्री ने एक टीम तैयार की है कि वहाँ पे जो मोबाइल कवरेज 2G चल रहा है अभी 4G किया जाना चाहिए या नहीं, उसी के संदर्भ में ये आर्टिकल लिखा गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जबकि अपोज किया गया है कि अगर 4G कनेक्टिविटी मिल गई तो ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, जो कि 4G असेसमेंट उनको भी लाइक जो टेररिस्ट है यूज करेंगे। तो इसलिए इसी के लिए कमेटी को रिफॉर्म करने के लिए ही कि इस 4G कनेक्टिविटी को रिज्यूम किया जाए और नहीं, तो उस आर्टिकल में ये लिखा था। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, रिफॉर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या होता है, सबसे पहले ये जानना होगा। फेडरलिज्म मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में पावर को बैलेंस करना ही फेडरलिज्म बोला जाता है। यहाँ पे लिखा भी है पेंड में, सेंटर टू व्यू द स्टेट एज इक्वल, बट एक बैलेंस करना ही। और यहाँ पे फेडरलिज्म signify the independence of the union and state government of a country in their own sphere, यहाँ पे लिखा भी है। तो इस पे यही बोला गया है कि कुछ स्टेटों का मतभेद चल रहा है, जैसे कि किसी को ग्रीन जोन में, किसी को रेड और किसी को ऑरेंज जोन में डाला गया है, तो वो किसके तहत डाला गया है, वो तो हालांकि जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत ही डाला गया है। और जबकि कुछ स्टेट बोलते हैं कि एक नेशनल प्लान जो कि इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो सेक्शन 11 है उसमें एक नेशनल प्लान है, जो कि नेशनल प्लान के तहत ही ये सब कुछ करना चाहिए था। अब यहाँ पर जो भी कमी आ रही है, मतलब स्टेटों को क्या कमी लग रही है, उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले तो यहाँ पे फंड की कमी है और रिवेन्यू जो स्टेट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लिकर सेल एंड नेग्लिजिबल सेल ऑफ पेट्रोल डीजल, नो लैंड डीलिंग, मतलब इससे ही रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। और मोरओवर जो भी जीएसटी कलेक्शन होता था सेंटर ने, उनको स्टेट को एलोकेट भी नहीं किया गया है। तो यही बताया गया है कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसी को ही रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, नो एयर स्पेस वायोलेशन एट पेंगोंग सो। तो अभी 5 मई और 9 मई को जो घटनाएं हुई थी, जो कि सिक्किम बॉर्डर पे नकुला पास पे जो फेस ऑफ हुआ था चाइनीज़ और इंडियन सोल्जर का, तो उसके बारे में ये बताया कि एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर देखा गया है, जबकि इसको न्यूज़ को खारिज किया गया है बाई इंडियन ब्यूरोक्रेट्स एंड इंडियन अथॉरिटी। उन्होंने ये बोला है कि हमारा Su-30 जो कि इंडिया ने इसलिए नहीं फ्लाइंग करवाया था कि उनका हेलीकॉप्टर हमारे लैंड टेरिटरी में आ गया था, तो वो तो हमारी एक नॉर्मल प्रैक्टिस ही थी। तो अब ये इस एग्रीमेंट को देख लेते हैं, जहाँ पे ये एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांसक्विलिटी अलोंग LAC चाइना बॉर्डर एरिया 1996। तो 1996 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर के एरिया को डिसाइड किया गया था। और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि 10 किलोमीटर के एरिया के अंडर, मतलब LAC के जो आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया है उसमें कोई फ्लाइंग नहीं होगी। और जबकि ये ऑफिशियल ने बोल दिया गया है कि कोई स्पेस वायोलेशन
नहीं हुआ है। डू नंबर मैटर इन राज्यसभा? अब इसमें राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बताई गई है और उसके रोल को बताया गया है। सबसे पहले राज्यसभा की फर्स्ट सिटिंग 13 मई 1952 को हुई थी, ये आपको याद रखने वाली बात है। और मनी बिल सब और फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा विच ओनली कैन अप्रूव द डिमांड ऑफ ग्रांट। मतलब मनी बिल लोकसभा में ही होता है, और लोकसभा अगर कोई बिल पास करती है तो राज्यसभा उसको 14 दिन तक या तो उसको होल्ड कर सकती है या उस पर कोई अमेंडमेंट दे के वापस लोकसभा में भेज देती है। अब उसमें ये बताया गया है कि जब जब सेकंड चैम्बर या राज्यसभा को सेकंड चैम्बर बोला गया है कि ब्राइस कॉन्फ्रेंस ऑन रिफॉर्म ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी ऑब्जर्व दैट सेकंड चैम्बर इज टू इंटरपोज ओनली ए सच डिले। मतलब ब्राइस जो 20th सेंचुरी में एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये डिसीजन को बस डिले करने वाला है। एबेशियस ने भी यही बोला था कि ये अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको पास कर देता तो इसको मिसचीज बोला जाता है, और अगर नहीं करता या होल्ड करता तो इसको सुपरफ्लूस भी बोला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, इसकी अलग पावर है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट और केसों के बारे में बताया गया कि राज्यसभा ने कहाँ कहाँ रोड़ा अटकाया था। तो 1978 में अगर बैंकिंग सर्विस कमीशन का पैनल था वो राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया था, और 2002 का जो टेररिज्म बिल था वो भी रिजेक्ट कर दिया था, और 24th और 64th अमेंडमेंट जो हुए थे वो भी राज्यसभा ने टर्न डाउन कर दिया था। अब यहाँ पे ये बताता है कि टू हाउस सफर्ड ए डेंट ऑन सम ओकेजन। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वैन राज्यसभा मेंबर वर नॉट इंक्लूड इन द पब्लिक अकाउंट पीएसी कमेटी थी जो 1952 में, तो इसमें भी इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। और बस इसमें राज्यसभा की ही इम्पोर्टेंट के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि 14 दिन के लिए होल्ड करता है, और राज्यसभा के इंक्रीजिंग डिसरप्शन, मतलब अभी करंट आंकड़ा ले तो राज्यसभा का जो डिसरप्शन हो रहा है कैसे, राज्यसभा अगर 1997 तक 100% मतलब 23 साल तक उसके 100% सीटिंग हुई और काम हुए, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, और 2015 से 19 के बीच में 61% ही उसकी सीटिंग हुई है। यही इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। आरोग्य सेतु मैंडेटरी टू ट्रेवल से रेलवे ने ये बोला है, जो अभी लॉकडाउन के दौरान स्पेशल ट्रेन चला गया कि आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए, क्योंकि आरोग्य सेतु का बहुत बड़ा रोल हुआ है। 13 के पर्सनल उसने डिटेक्ट किए हैं और 637 हॉटस्पॉट डिसाइड किए हैं। कॉल टू सेटअप कॉमन डाटा पोर्टल फॉर माइग्रेंट ट्रेवल। अब जो माइग्रेंट ट्रेवल है उनको एक ऐप जो कि स्वान है, जिसको स्टैंडर्ड वर्कर एक्शन नेटवर्क बोला जाता है, उनको ये डाउनलोड करना होगा और इस पे अपना डाटा डाल के बताना होगा कि दे वांट टू गो देयर होम, और सरकार उसको रीड करेगी और एक प्लान तय करेगी कि कब उनको वापस भेजना और किस प्लान के तहत भेजना है। अब यहाँ पे डिफेंस थिंक टैंक रिनेम्ड यूनिलेटरली। अब डिफेंस का एक थिंक टैंक है जिसको IDSA इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस बोला जाता है, उसने बोला है कि जो कि 1965 में बना था उसको यूनिलेटरली और बिना कानून के तहत उसका नाम बदल के रिनेम्ड कर दिया गया आफ्टर मनोहर पारिकर के नाम पे इसका नाम रख के बदल दिया गया है। एक सर्वे रिपोर्ट आई है इंडिया में मिस न्यूट्रिशन टारगेट। तो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन न्यूट्रिशन टारगेट जो था उस पर बैडली इफेक्ट पड़ सकता है। ये भी आप पॉइंट याद रखने वाली बात है, और इसको इंक्लूड कर सकते हैं हम आंसर राइटिंग में, क्योंकि सब कुछ तो लॉकडाउन में बंद पड़ा है और प्रायोरिटी अभी टू सेव द ह्यूमन लाइफ हो गई है। और माल न्यूट्रिशन को हिडन हंगर भी बोला जाता है, आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं।
तो एक लास्ट पेज पे एक और जीआई टैग की न्यूज़ थी, या जीआई टैग फॉर सोराही खोवार पेंटिंग एंड तेलिया रूमाल। अब सोराही खोवार पेंटिंग जो कि झारखंड की पेंटिंग है, और तेलंगा की तेलिया रूमाल, अभी ये दो जीआई टैग इनको मिला है। और जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, और इसकी एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो ये याद रखने वाली बात है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, होप यू लाइक आवर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।